बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी हाल ही में समाप्त हुआ है। आपने अपने चेनारी विधानसभा क्षेत्र से रिलेटेड कई सारे मुद्दों को वहाँ पे रखा, और क्या लगता है आपको किन किन आपके मुद्दों पर सरकार खरी उतरेगी और किन किन मुद्दों पर सरकार अभी तक खरी उतर चुकी है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है बिहार सरकार की। अगर हम लोग बात करें तो अभी तक पूरे सदन में जिन सवालों को हम लोगों ने लेकर के क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, किसान, नौजवान, इन सारे मुद्दों पे हम लोगों ने बात की। बेरोजगारी, कोरोना काल में जो प्रवासी आए थे उन पे, इन सारी बातों में सरकार हर तरह से घिरी, लेकिन सरकार के तरफ से जो जवाब मिले हम लोगों को, या सदन पटल पे जो जवाब आया सदन में, वो आम जनता के हित और उनकी रक्षा में कहीं नहीं दिखाई पड़ा। इनकी जो भी जवाब था, घिसी पिटी जवाब थी, कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं था। कुछ मुद्दों पे सरकार गंभीरता से लिए है हमारे सवालों को, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को, जिसमें सबसे पहला चीज़ है पंडुका पुल, जो चिर प्रतीक्षित परियोजना थी। रोहतास और नौहट्टा ब्लॉक में पंडुका जगह है, जो सोन में पुल की बात थी, उस पर गंभीरता से लेते हुए, और सदन में जिस दिन मैंने क्वेश्चन किया उसके एक हफ्ते के अंदर ही नीतीश जी और यहाँ के जो हमारे मंत्री हैं सड़क के, और विभाग के सेक्रेटरी और कमिश्नर को हम धन्यवाद देंगे कि इन लोगों ने उसको गंभीरता से लिया, और एक हफ्ता के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल से उसमें 204 करोड़ की स्वीकृति प्रदान मिली। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं बिहार सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री को और पदाधिकारियों को। और भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर कि सरकार सार्थक पहल की है। अभी आपने पंडुका पुल का जिक्र किया। पंडुका पुल आप बोल रहे हैं कि आपने सदन में उठाया था, उसके एक हफ्ते बाद सरकार की स्वीकृति मिली, केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वीकृति मिली। अभी स्थानीय सांसद छेदी पासवान भी होली से 2 दिन पूर्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रयास किया था तब जाके पंडुका पुल की स्वीकृति मिली, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की कोई भी योजना, कोई भी राशि स्टेट के विधायक नहीं लेकर आ सकते। या फिर ये कहें कि फिर चेनारी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जो है ललन पासवान, उनका भी स्टेटमेंट आया था, हमारे चैनल को उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने इस पुल को स्वीकृति दिलाने के लिए दिन भर में कई बार जो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से संपर्क में रहा करते थे, और बिहार सरकार के जो पथ निर्माण विभाग है उनसे भी डायरेक्ट मतलब लगातार संपर्क में थे, और उनके प्रयास से हुआ। तो मतलब किनके प्रयास से, जनता क्या समझे, जनता को क्या बताना? सबसे बड़ी चीज़ प्रयास हुआ, वो बोले उनके प्रयास हुआ, वो बोले उनके प्रयास हुआ। रियल चीज़ क्या है? जनता भ्रम में है। जनता भ्रम में नहीं है, जनता सब कुछ जान रही है, समझ रही है। अगर इनके प्रयास से थी, ये लगातार पर डे अगर पूर्व विधायक संपर्क में रहे पदाधिकारियों और मंत्रियों के, तो 5 सालों में उन्होंने क्या किया? 540 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई थी, और उस पैसा दूसरे जगह चला गया, ट्रांसफ़र हो गया। उस समय यही लोग एमएलए थे और एमपी थे। इन लोगों ने उस पैसा को क्यों नहीं रोका? उसके बाद दूसरी बार 345 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई, और अंततोगत्वा जाके 204 करोड़ की स्वीकृति मिली है। तो ये किस आधार पे कहा जा सकता है कि इन लोगों के प्रयास से हुआ है? ये जनता के प्रयास से हुआ है। जनता की मांग थी, और जनता की मांग को बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने सुना है। अब उसमें मुझे श्रेय लेने की मुझे होड़ नहीं है। मैं श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से। मुझे श्रेय नहीं चाहिए कि मेरे प्रयास से हुआ। ये जनता के प्रयास से हुआ है, और जनता भली भांति समझती है कि हमारे लिए कौन प्रयास किया है। अब सांसद महोदय हों, पूरे एमएलए हों, जिनको भी वाहवाही लूटनी है वो लूटें। मुझे वाहवाही नहीं लेनी है, मुझे श्रेय नहीं लेना है, मुझे काम से मतलब है। मेरे क्षेत्र में काम हो रहा है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इन लोगों के प्रयास से हमारे यहाँ आज 204 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई और पुल बनने जा रही है। कब तक उम्मीद है कि पंडुका पुल इस बार भी फाइल में ही दब के रह जाएगा या फिर बनेगा भी? नहीं, फाइल में नहीं दबेगी इस बार। फाइल में जो दबने वाली बात थी, जो लोग दबाना चाहते थे और दबाते रहते थे, वो समस्या समाप्त हो चुकी है। तो रोहतास जिला की जनता कब तक उस पंडुका पुल के सहारे, कब से झारखंड में जाना शुरू करेगी? इस वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। कार्य होते हैं, थोड़ा समय लगता है। अब ये समय बाउंड मैं नहीं बता सकता हूँ, ये क्योंकि
इसकी टेंडरिंग प्रक्रिया है और टेंडर प्रक्रिया में समय निर्धारित की जाती है। समय निर्धारित होगी, कितने समय में उसे पूरा करना है। हम लोग प्रयास करेंगे जब टेंडर हो जाएगी कि समय सीमा के अंदर पुल बन करके तैयार हो। अभी ये बजट सत्र समाप्त हुआ, इसके बाद फिर विधानसभा का सत्र शुरू होगा, बहुत जल्द होने वाला है। और उसमें अब जब सत्र शुरू होगा तो उसमें आप अपने क्षेत्र की क्या क्या समस्याओं को रखने का विचार अभी तक सोचे हैं? कुछ सोचे हैं? क्षेत्र की समस्याओं का विचार है और क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, पर डे क्षेत्र में ही हैं और क्षेत्र के लोगों से मिलकर यहाँ की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। बहुत सारी समस्या हैं, आएगी सदन तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन समस्या पे हम लोग आ रहे हैं। अभी सारी समस्याओं को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। पर डे हमारा किसी न किसी गांव में भ्रमण होता है, आम जनों से मुलाकात करते हैं, उनके दुख सुख को देखते हैं और समस्याएं जानते हैं। आप ही के क्षेत्र में ये रोहतासगढ़ किला पड़ता है, आप एक विधानसभा क्षेत्र में एक धरोहर के रूप में जिला के लिए है। अगर इस पे गवर्नमेंट अगर ध्यान दे तो एक अच्छा टूरिज्म स्पॉट बन सकता है और इससे राजस्व का भी बढ़ावा होगा और जिले का भी डेवलपमेंट हमें लगता है काफ़ी तेज़ी से होगा। साथ साथ आपके विधानसभा क्षेत्र का भी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। तो इसके लिए आपने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया क्या? ऐसी बात नहीं कि प्रयास नहीं किया। रोहतासगढ़ किले पे मैंने बात की थी, सदन में भी सवाल किया था मैंने और सरकार की तरफ से जवाब भी आया था। उसके अलावा मैंने विभाग PWD से मेरे यहाँ वहाँ पे यात्रियों के ठहराव के लिए एक पड़ाव है और जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो गया था, मैंने मिल करके वहाँ सेक्रेटरी से उस पर बात की। उसकी सर्वे भी हो चुकी है और उसमें मरम्मती का कार्य चालू होने वाला है। मेरे यहाँ रोपवे का भी काम था, कुछ वन विभाग के अधिकारियों के वजह से थोड़ा बीच में रुका हुआ था। रोपवे का भी कार्य प्रारंभ है और सड़क का जहाँ तक सबसे बड़ी चीज़ थी, सड़क ऊपर जो अधौरा अकबरपुर टू अधौरा जो पथ था वो सड़क निर्माण की थी। DPR उसमें बना था विभाग के द्वारा, लेकिन वन विभाग के जो मापक थे, जिस मापदंड के अनुसार बनना चाहिए था, DPR नहीं तैयार हुआ था। इसके वजह से उस सड़क निर्माण में थोड़ा विलम्ब हुआ है। पुनः DPR तैयार हो रही है जो वन विभाग का मापक है उसके अनुकूल, और बहुत जल्द ही वो सड़क भी बन जाएगी जिससे आवागमन प्रारंभ होगा और वहाँ लोगों का आना जाना पर्यटक के रूप में निश्चित तौर पर विकसित होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के विकास में वन विभाग जो है बाधा डाल रही है? वन विभाग बाधा नहीं डाले, वन विभाग के मापक थे उस सड़क निर्माण में। यहाँ के जो विभाग के पदाधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, उनके द्वारा DPR सही तरीके से मापक के अनुसार नहीं तैयार हुई थी। पुनः उस DPR तैयार हो रही है जो वन विभाग का जो मापक है उसके अनुकूल कार्य प्रारंभ होगा। अच्छा, अभी हाल ही में हमारे रोहतास जिला की हेडक्वार्टर सासाराम की बात करें तो अभी बिहार सरकार के द्वारा जो नियम आया था कि 11 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और इसी के विरोध में 5 अप्रैल को सासाराम के ऐसा प्रशासन का कहना है कि सासाराम के कुछ कोचिंग संचालक जो थे, इन्होंने मतलब छात्रों को उकसाया कि तोड़फोड़ करें, कलेक्ट्रेट में आग लगा दें, पोस्ट ऑफिस चौराहा तोड़ दें और इस पर लेकर 22 कोचिंग संचालकों पर FIR भी हो चुकी है। इस पूरे प्रकरण को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये प्रकरण अगर कोचिंग संचालकों को कहा जाए कि जिम्मेवार हैं और उन पर FIR हुई है तो गलत है। कोचिंग संचालक हों या कोई भी हो, सबसे बड़ी चीज़ है जो नौजवान हैं। आज साल भर कोरोना काल में जिन बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है तो वो पुनः प्रारंभ हुआ और फिर जैसे ही नए शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ, फिर कोरोना काल का जो भी स्थिति हो, WHO का रिपोर्ट आ रही है कि नहीं कोरोना फैल रहा है। अगर फैल रहा है तो उसको अगर हम सभा करते हैं, रैली करते हैं, आज 5 स्टेटों में चुनाव हो रहे थे, 5 स्टेट में कोरोना नहीं था, बिहार में कोरोना फैलने लगा। चुनाव था तो बिहार में कोरोना नहीं थी। अगर 50 बच्चे किसी कोचिंग में, 30 बच्चे किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो उससे क्या कोरोना फैल जाएगी? बच्चे को भविष्य के ध्यान में रखते हुए इस कोरोना काल में भी मापदंड है, आप मास्क लगा के सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, ये सब चीज़ें थी वो, और उसके अनुकूल वहाँ कोचिंग चल रही थी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार को चाहिए कि इस तरह से शैक्षणिक संस्थान को पूरी तरह से बंद करके बच्चों का भविष्य अंधकार में न डाले। तो क्या जिस प्रकार से विरोध हुआ था उसका आप समर्थन करते हैं? नहीं, विरोध जो हुआ था उसमें कुछ गलत हुआ। पूरे वो छात्र ही नहीं, कुछ राजनीतिक जो दल हैं, आज शाहाबाद में जिस तरह से महागठबंधन का परचम लहरा है, तो जो हमारे विपक्षी हैं इस शाहाबाद में महागठबंधन के खिलाफ जो भी दल है, उनके कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा भी इस तरह की तोड़ फोड़ कर करके इस जिले को बदनाम करने की एक साजिश थी। आप इशारे में कहना चाहते हो कि जो भी सत्ता की सरकार है उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा ये सब किया गया? सत्ता की सरकार मैं नहीं कह रहा हूँ,
कुछ लोकल कार्यकर्ता जो यहाँ हैं महागठबंधन के खिलाफ जो हैं उनके द्वारा हुआ था इस तरह की। और अभी बिहार विधानसभा का बजट सत्र का लास्ट सेकंड डे की हम बात कर रहे हैं, 23 तारीख था, और उस दिन जिस प्रकार से एक पुलिस का एक विधेयक आया था और उस दिन विपक्ष के एमएलए पे लाठीचार्ज किया गया सरकार के प्रशासन के द्वारा, और यहाँ तक सरकार का यह स्टेटमेंट है कि विपक्ष के जो विधायक हैं काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ कर रहे थे, अंदर में विधानसभा के अध्यक्ष को बंदी बना लिए थे, उनके रूम में उनको लॉक करके बाहर घेर लिए थे उनको, और इस वजह से उनको एक्शन लेना पड़ा और विपक्ष के एमएलए को लाठीचार्ज कराना पड़ा। इस पूरे प्रकरण पे आपकी क्या राय है, क्योंकि आप भी एक विपक्ष के एमएलए हैं और आप उस दिन सदन में गए हुए थे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ सदन की एक गरिमा होती है, और विपक्ष के लोगों ने आप जैसा कह रहे हैं कि वैसा नहीं था कि उनको बंद कर दिया गया था, ये कर दिया गया था। और सदन का एक गरिमा होता है, और सदन के गरिमा के अनुकूल जो भी माननीय एमएलए थे, विपक्ष के लोग थे, उन लोगों का जो मांग था, जो पुलिस विधेयक आई थी, उस विधेयक को निरस्त करने की मांग थी, लेकिन सरकार उस पर चर्चा नहीं कराना चाहिए थी। अध्यक्ष जी के अनुमति से हम लोग चाहते थे कि उस पर चर्चा हो, और गंभीर मुद्दा है इस प्रदेश के लिए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही थी। तो विपक्ष के लोगों के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का घेराव किया गया। लोकतंत्र का जो कहा जाए कि एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है लोकतंत्र में, कि अपनी बात मंगाने के लिए आदमी धरना प्रदर्शन और इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो किया जाता है उस मानवीय तरीक़ा से हो रही थी, लेकिन वहाँ पुलिस बल को बुला करके एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक सदन में कभी भी पुलिस बल नहीं घुसी थी, और बिहार पुलिस को छोड़ दिया गया। रैपिड एक्शन फोर्स आई थी, दंगा निरोधक जो दल होते हैं उनको बुलाया गया, और माननीय सदस्यों को खींच कर मारा गया। जिस तरीके से आपने देखा भी होगा, विधानसभा के अंदर से चेयर पे से खींच करके निकाला गया और मारा गया, तो अमानवीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। जाकर आखिरी सवाल कि अभी कल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए CBSE द्वारा, यानी क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन CBSE बोर्ड संचालित होती है, तो उसके द्वारा 10th बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, 12th का पोस्टपोन कर दिया गया, और वेस्ट बंगाल में चुनावी रैलियाँ हो रही हैं, पर डे हो रही है, उसमें कोई स्थगित नहीं। और साथ साथ ये भी हम कहेंगे कि इसी सवाल में हम एक और सवाल जोड़ना चाहेंगे कि अभी हाल ही में ममता बनर्जी को एक स्टेटमेंट के लिए चुनाव आयोग ने 24 घंटे के लिए उनको रैली करने के लिए रोक लगा दी थी। तो आप इस पूरे चीज़ को आप किस प्रकार से देखते हैं? पहला सवाल तो मेरा ये रहा कि चुनाव हो रही हैं और परीक्षाएं को रद्द कर दी जा रही हैं, और दूसरा सवाल उससे मेरा ये रहेगा कि ममता बनर्जी को चुनाव आयोग मतलब हो सकता है उनकी कुछ गलती होगी, तो क्या सिर्फ वहाँ के जो मतलब बीजेपी को छोड़ के बाकी जो अन्य दल के लोग हैं उन पर चुनाव आयोग इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारों पे चल रहा है? नहीं, पूरी तरह से आज देखा जाए तो चुनाव आयोग केंद्र सरकार के चंगुल में है, और केंद्र सरकार क्या मोदी जी की मुट्ठी में आज न्यायपालिका कार्यपालिका आज जिस तरह से बंद हो गई है, इस देश की जो स्वायत्तता थी इन संगठनों की, चुनाव आयोग एक स्वायत्तता थी, इसकी अपनी एक अलग पहचान थी, और इसको जिस तरह से आज मोदी जी ने अपने मुट्ठी में कर रखा और इसका इस्तेमाल जिस तरह से विपक्ष पे कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी नहीं होनी चाहिए घटना कभी भी। सभी लोग होते हैं, पक्ष विपक्ष में कुछ बोलता है लोग, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पक्ष वाले लोग को छोड़ दिया जाए और विपक्ष के लोग अगर बीजेपी पे अगर हमलावर हो रहे हैं तो उनको कैद कर लिया जाए, अरेस्ट कर दिया जाए। लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, बोलने तो चाहिए। इससे पहले बिहार में जब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, यही विपक्ष में थे भाजपा के लोग, सड़क पे उतरते थे गैस सिलेंडर लेके, बैलगाड़ी लेकर के, महंगाई, भ्रष्टाचार, कई सारे मुद्दे पे रोड सड़क पे उतरते थे। कभी इनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि इनके आंदोलनों को दबाया गया। हाँ, जनहित में मामला आपको लग रहा है कि नहीं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अब जन आंदोलन कर रहे थे। केंद्र सरकार में जब कांग्रेस थी तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन आज आप आंदोलन करते हैं अगर केंद्र सरकार के किसी नीति के खिलाफ, आपको देशद्रोही बता दिया जाएगा, जेल भेजवा दिया जाएगा, तो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है और चुनावी सभाएं हो रही है, इस पर आप क्या करना चाहेंगे? ये तो दुर्भाग्य है ना हमारे देश के लिए। एक चुनावी रैलियों में कोरोना नहीं जा रहे हैं और बच्चे के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों का एग्ज़ाम आप कैंसिल कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित किए हुए हैं साल भर से, पुनः फिर दूसरे
सत्र में भी यही स्थिति आप पैदा करने जा रहे हैं। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चुनावी रैली हो सकती है, चुनाव में लाखों लोग की संख्या में भीड़ जुटे, उसमें कोरोना नहीं फैल रहा है, और 100 बच्चों की परीक्षा लेने में एक सेंटर पे कोरोना आ जाएगा। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस देश को काफ़ी पीछे ढकेला जा रहा है। आज़ादी से 70 साल में जो इस देश आगे बढ़ा था, आज पूरी तरह से 70 साल पीछे चला गया है इस 7 सालों में।